अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं देश में, तो अब सीजेआई को क्यों हटा रहे हो आप? आपको क्या देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं है? लेकिन सर, जैसे अभी हमने देखा कि चुनाव आयोग तो कई सारी बातें कह रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि हार जो है वो जनादेश जो है उसको मानने के लिए कांग्रेस के नेता तैयार नहीं है। राहुल जी ने प्रश्न पूछा है इलेक्शन कमीशन से, जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी बीच में कूद रहे और वो एक्सप्लेनेशन दे रहे, जबकि उनसे सवाल ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नीट की एग्ज़ाम पिछले 10 साल में 12 बार लीक हो चुकी है। जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें फिक्सिंग होती है हर चीज़ में। ब्रिज आप देखो, बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता इसमें विटनेस है। कितना फ्लाईओवर्स गिरे, अब हमने देखा 15 दिन के अंदर 12 फ्लाईओवर्स गिरे हैं वहाँ। तो इतना ज़्यादा करप्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM। और इन दिनों बात चाहे राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की हो, चाहे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हो, लगातार कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, और इसीलिए आज का हमारा ये खास पॉडकास्ट आपके लिए है। यार दोस्तों, आज हम बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ आज कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी जी भी हैं हमारे साथ, और आज हम इनसे पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आमतौर पर मैं भी घर पर जब मोबाइल चलाता हूं तो दिमाग में गूंजते, आपके भी गूंजते होंगे, जो भी लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 4 PM पे। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका मैंने देखा राकेश जी, बहुत सारे पॉडकास्ट में कुछ क्लिप्स मैंने देखे वायरल होते रहते हैं, बहुत डायरेक्ट आप बात करते हैं। कुछ क्लिप्स हमने देखे आंदोलन करते हुए, सड़कों पर भी आप दिखाई दिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इन दिनों 2-3 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं। पहला तो जो राहुल गांधी जी ने, हमने देखा भी बयान दिया उन्होंने, आगे बिहार का विधानसभा चुनाव है और उससे पहले महाराष्ट्र को लेकर के जो कुछ भी उन्होंने कहा है, वापस से सियासत गर्मा गई। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया, पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका रिएक्शन लेंगे, उसके बाद जैसा दर्शकों से हमने वादा किया है बहुत सारे सवाल का जवाब हमें मिलेंगे आज। जी राकेश जी। देखिए, सबसे पहली बात, राहुल जी आज लीडर ऑफ अपोजिशन जी, एक संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं। उन्होंने जो सवाल किया महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में जिस हिसाब से असेंबली इलेक्शन हुआ जी, और जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा के बाद बराबर 5 महीने के अंदर महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ। मैं आपके दर्शक को भी बताना चाहता हूँ, लोकसभा में हम लोग जो महाविकास आघाड़ी है, हमें आउट ऑफ 48 31 सीट्स मिली थी। और इनकी जो महायुति सरकार है, जो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, ये तीनों को सिर्फ 17 मिले थे। एक तरफ 31 और दूसरी तरफ 17। इसके बराबर 4-5 महीने के अंदर जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आप देखिए कि क्या रिजल्ट आया। और रिजल्ट के बाद जो राहुल जी आज रिएक्शन दे रहे हो, क्या बोल रहे, वो सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका जो अपॉइंटमेंट है, पहले क्या होता था, अपॉइंटमेंट कौन करता था? 3 लोगों की कमेटी होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी। सवाल ये उठता है कि जैसे IPL है, इसमें अलग अलग टीम के अलग अलग मालिक है। ये फिक्सिंग का उन्होंने बात किया ना, क्रिकेट मैच फिक्सिंग। तो फिक्सिंग कहाँ से आया? यहाँ पे एक टीम ओनर ने एम्पायर जो होते हैं उसका अपॉइंटमेंट अगर टीम ओनर ने किया तो फेवर उनकी तरफ जाएगा। तो फिर से मैं आता हूँ कि जो सिलेक्शन कमेटी था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो प्राइम मिनिस्टर थे उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारतीय जनता पार्टी ने एक कानून लाया और उनको हटाया। अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहते हैं देश में, तो अब CJI को क्यों हटा रहे हो आप? आपको क्या देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं है? और हटा के क्या किया? हटा के कैबिनेट मिनिस्टर को वहाँ पे बिठा दिया। मतलब अब क्या हुआ है, न्यू कॉम्बिनेशन, प्राइम मिनिस्टर, उनका एक कैबिनेट कलीग और राहुल गांधी, ये 3 लोग आप अपॉइंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, राहुल जी मीटिंग में गए नहीं गए, उनका ओपिनियन कुछ भी रहा हो,
सिर्फ ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठ के डिसाइड करेंगे कि इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेगा। इसलिए ये अनबायस्ड है, इसलिए वो कह रहे हैं। ठीक है, कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आपको पता है 2019 में लोकसभा हुआ और 24 में हुआ। चुनाव से पहले क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है कि एक नया वोटर रजिस्ट्रेशन करती है। जिस किसी का घर शिफ्ट हुआ हो तो ही हैज़ टू गो एंड फॉर्म भर के उसको अपना नया से रजिस्टर करना पड़ता है। तो एक डेटा आपके सामने रखता हूँ, दर्शक के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करेंगे क्योंकि ये महाराष्ट्र असेंबली की बात है। तो 2019 से 24 के बीच मतलब 5 साल में न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ 32 लाख। और जो राहुल जी सवाल उठा रहे वो ये है, लोकसभा का रिजल्ट आपको पता था, हम 31 में थे, वो लोग 17 में थे। मतलब जाहिर सी बात है 3-4 महीने बाद जब विधानसभा होगा तो उनका हार तय था। अब ये 4 महीने के अंदर वोटर रजिस्ट्रेशन किया गया। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, 49 लाख न्यू वोटर रजिस्टर हुए। 49 लाख मतलब कितना होता है, मतलब 5 साल में आप 32 लाख कर रहे और सिर्फ 4 महीने में, जिसमें वो जो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 2 महीना दिया था क्योंकि उसके बाद उनको लिस्ट अपडेट करना होता सब। तो ये जो 49 लाख न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये कहाँ से आए, ये लोग कौन है? मैं खुद बुलुन से विधानसभा लड़ा हूँ, मुझे भी वो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। इसलिए राहुल जी ये प्रश्न उठा रहे और इसलिए वो कह रहे कि ये पूरा मैच फिक्सिंग है। लेकिन सर जैसे अभी हमने देखा कि चुनाव आयोग तो कई सारी बातें कह रहा है, लेकिन हमने ये भी देखा कि बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि हार जो है वो जनादेश जो है उसको मानने के लिए कांग्रेस के नेता तैयार नहीं है, ये तो हार है एक तरीके से, अब वो ईवीएम गड़बड़ा रोएंगे, तमाम बातें वो कहते रहते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो ये जो आप बता रहे हैं डिटेल्स, जिस तरीके से जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, उनमें से देखा जाए तो पब्लिक भी कंफ्यूज होती दिखाई देती है कभी कभी कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि जी राहुल जी ने प्रश्न पूछा है इलेक्शन कमीशन से, जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी बीच में कूद रहे और वो एक्सप्लेनेशन दे रहे जबकि उनसे सवाल ही नहीं है। और दूसरा, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, मैं इस पे आता हूँ। 5 बजे तक महाराष्ट्र में 52 पॉइंट समथिंग वोटिंग हुआ था, 5 बजे तक। 5 से 6 बजे तक इन्होंने क्या किया कि 52 से उसको बढ़ाकर 61% तक लेके गए और अगले दिन सुबह इसको बढ़ाकर 64% तक लेके गए। और ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है वो उतना ही है जो वोटर रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। जो 49 लाख वोटर रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं वो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा वो बीजेपी और उनके अलायंस पार्टी में गया है, इसलिए प्रश्न उठ रहा है। और 2024 का जो ये है ना, 5 बजे तक ये लोग डिक्लेयर करते हैं और 1 घंटे का बाद में डिक्लेयर करना। अभी 1 घंटे का जो कुछ भी वोटिंग हुआ है वो कितना परसेंटेज होता है, वो 2-3% हो सकता था, क्योंकि 19 का भी रिकॉर्ड देख लो और उसके बाद 14 का देख लो और 2009 का देख लो। ये 3 कंसेक्यूटिव इलेक्शन जो हुए, विधानसभा का बात कर रहा हूँ, 2 से 3% के अंदर हुआ है, मतलब वो 1 घंटे का। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपका वोटिंग परसेंटेज 10% के ऊपर हो रहा है 1 घंटे में, और वो करीबन फिगर आता है 72 लाख के। मतलब पूरा 49 लाख न्यू रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया प्लस एडिशनल। अब राहुल जी जो बोल रहे हैं वो बिना डेटा का नहीं बोल रहे। मैं खुद प्रत्याशी था, महाराष्ट्र में नाना पटोले अध्यक्ष थे। जितने लोग चुनाव हारे ये सब ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि 5 बजे से 6 बजे का सीसीटीवी हमें दीजिए, नहीं दिया। मैंने आपको बताया कि 5 से 6 बजे के बाद जो गेट्स बंद होते तो एक स्लिप देते, सबसे आखिरी जो खड़ा है व्यक्ति उसको 1 नंबर देते हैं और ऐसा उल्टा सीरीज में होता है। मतलब आपके पास जो नज़दीकी खड़ा है उसको 11 या 12 नंबर, तो ये चिट्ठी का काउंटिंग होता है। ये इलेक्शन कमीशन को स्टोर करना पड़ता है, वो हमने मांगा, वो उन्होंने दिया नहीं। अच्छा, जो एडिशनल वोटर लिस्ट है जो मैं कह रहा हूँ 49 लाख, वो कौन है, कुछ फोटो पे है, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बहुत सारा चीज़ छुपा रही है। और जब ये मामला आप कहेंगे कि दर्शक भी कहेंगे कि आप क्यों कोर्ट में क्यों नहीं गए, हम कोर्ट में गए। मेरा वही सवाल था अगला, क्योंकि मैं उस पर ही आ रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, इफ़
इतना सारा गलत है। तो हम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप उनको सीसीटीवी का रिकॉर्ड दीजिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास जब हम लोग ये एप्लीकेशन किए और आदेश आया, तब तक बीजेपी ने पार्लियामेंट के अंदर एक रूल बनाया सीसीटीवी के बारे में, जिसके अंतर्गत अभी वो डेटा वो हमें नहीं दे सकते। तो ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन की चोरी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, सत्ता का दुरुपयोग करके सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया। तो ये सारा चीज़ है, इसलिए राहुल जी कह रहे कि मैक्स फिक्स है, और जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया। लेकिन अब राकेश जी, मेरे जहन में जो सवाल चल रहा होगा, शायद दर्शक जो देख रहे हैं वो भी जहन में उनके यही चल रहा होगा, मैं पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि अभी चुनाव अभी विधानसभा के बिहार में भी होने हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्योंकि चुनाव होने के बाद अगर फिर कहते हैं तो फिर वही बात हो जाएगी जो हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के बाद चीज़ें हुई। तो क्या रणनीति होने वाली है, क्या आगे कुछ न कुछ तैयारी है, कुछ बातें चल रही हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए तो दर्शक भी। जी देखिए, आप पत्रकार है, आप जमीनी स्तर पे आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीट की एग्ज़ाम है, नीट की एग्ज़ाम पिछले 10 साल में 12 बार लीक हो चुकी है। जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें फिक्सिंग होती है, हर चीज़ में। ब्रिज आप देखो, बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता इसमें विटनेस है, कितना फ्लाईओवर्स गिरे। अभी हमने देखा 15 दिन के अंदर 12 फ्लाईओवर्स गिरे हैं वहाँ पे। तो इतना ज़्यादा करप्शन है। नीतीश कुमार जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, आज बीजेपी का बैक्ड सरकार है वहाँ पे, इतना करप्शन है, रोज़गार नहीं है वहाँ पे लोगों के लिए, बहुत सारी समस्या है। और वहाँ की जनता का मूड बन चुका है कि इस बार वहाँ पे जो है बदलाव होगी। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का है, अगर कांग्रेस पार्टी के साथ गलत हो रहा है, यहाँ के अपोजिशन पार्टी के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सड़क पे उतरे, मीडिया पे जाए, कोर्ट पे जाए और बार बार ये बात बताए, ताकि सरकार को भी पता चले कि इस देश में संविधान है और हमारा अधिकार है सरकार से और इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछना। जी बिल्कुल। अभी देखिए, इस बात को लेकर के जो एक कह सकते हैं सियासी लड़ाई है वो तो शुरू हो ही गई है, पर राकेश जी क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, विधानसभा चुनाव में भी वो कैंडिडेट रहे हैं। राकेश जी, 2 बड़ी खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं, अब आप बैठे हैं तो वो सवाल जायज़ है पूछना। एक तो ठाकरे ब्रदर्स को लेकर के कि बार बार ये बात कही जा रही है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक हो जाते हैं तो ऐसे में महायुति की जो समीकरण है, एक तरीके से कहें जो इक्वेशन है, उसमें बहुत बड़ा धक्का या बदलाव आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मराठी वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस की भी अलाई पार्टी है, महाविकास अघाड़ी के, तो ऐसे में कांग्रेस इस गठबंधन को किस तरीके से देख रही है, अगर वो थोड़ा सा हमें बता पाए। सी, पॉलिटिक्स में हमेशा बोला जाता है, इफ देयर इज एनी सर्टेनिटी इन पॉलिटिक्स दैट इज अनसर्टेनिटी। पॉलिटिक्स में कब क्या होगा इसका कोई भी फ्यूचर में आप बता नहीं सकते क्या हो सकता है, मगर ये जाहिर सी बात है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी का अलायंस की बातचीत हो रही है और ओपनली उनके लीडर्स बोल भी रहे। जहाँ तक इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो अलायंस है उनके अगेंस्ट एक तैयार हुआ था और ये लोकसभा के लिए हुआ, और महाराष्ट्र में जो है वो हमारा महाविकास आघाड़ी करके बना है। अब जो भी कॉल लेना है वो उद्धव ठाकरे जी को लेना है कि आगे जो महानगर पालिका की चुनाव आएगी उसमें क्या उनको राज ठाकरे जी के साथ जाना है या एमवीए के साथ इंटैक्ट रहना है। इस पे भविष्य पता नहीं उनके दिमाग में क्या है और क्या इनका अलायंस होता है कि नहीं होता। लेकिन उन्होंने तो कहा कि जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है वही होगा, और आपकी सहयोगी पार्टी है तो कुछ बातचीत नहीं। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो तो उनको डिसीजन लेना है। देखिए, वो शिवसेना के लीडर है, सर्वे सर्वा है, उनको और राज ठाकरे जी को डिसीजन लेना है कि उनको साथ में जाना है। मगर आप अगर कॉम्बिनेशन देखते, जो वोट परसेंटेज देखते हो, राज ठाकरे के साथ अगर उद्धव जी मिलते हैं तो मुझे जो दिख रहा है नुकसान उद्धव जी का होगा, क्योंकि आज राज ठाकरे साहब ने जो भूमिका रखी है हिंदुत्व वाली, और जो पिछले चुनाव में मुंबई का जो मुस्लिम कम्युनिटी है जो बढ़ चढ़ के शिवसेना को वोट दे रहा है, समर्थन दे रहा है,
मुझे ऐसा लगता है अगर वो लोग साथ में आए तो जो मुस्लिम ब्लॉक वोट आज शिवसेना को मिल रहा है वो खिसक सकती है, और इसका नुकसान अगर किसी को होगा तो उद्धव ठाकरे जी को होगा। शायद यही वजह है कि रणनीति अभी तक तय नहीं हो पाई है और शायद दो तरफ से अभी तक से सकारात्मक बयान नहीं आ रहे हैं। दूसरी एक और पार्टी है जो जिस तरह से शिवसेना 2 हिस्सों में हुई थी, शरद पवार की एनसीपी, हमने वो भी देखा, क्योंकि अभी जब एपिसोड अपलोड होगा या जब आपके सामने पहुंचेगा तब तक शायद जो उनका स्थापना दिवस है एनसीपी का वो हो जाए और कुछ और अपडेट्स आ जाए, लेकिन दोनों को लेकर भी खबर आ रही है। देखिए, शरद पवार जी का जो 50-55 साल का पॉलिटिकल जर्नी आप देखते हैं और जब वो भाषण भी देते हैं तो वो कहते हैं कि महाराष्ट्र ये शाहू फुले अंबेडकर, इसका महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और इनके विचारधारों को लेकर चलने वाली महाराष्ट्र है। अगर आप ये बोल रहे कि दोनों एनसीपी इकट्ठा हो गए और एनसीपी इनके साथ चली जाएगी, सुप्रिया सुले कैबिनेट मंत्री बनेगी, ये जो चल रही है, इसका मतलब वो जो 50 साल तक आपने जो विचारधारा के साथ काम किया है, क्योंकि बीजेपी का विचारधारा इस आरएसएस का, मतलब वो डिवाइड एंड रूल, मुसलमान हो दलित हो इनको कोई जगह नहीं है उसमें, महिलाओं को कोई जगह नहीं, आरएसएस में देखो महिलाओं का, यहाँ पे भी देखो वो लोग 2.5 साल चले एक महिला को मंत्री नहीं बनाया इन्होंने। तो उस विचारधारा को एक्सेप्ट अगर शरद पवार जी करेंगे या आप कह रहे कि ऐसा हो सकता है, तो मतलब वो 50 साल का जो इनका पॉलिटिकल जर्नी है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी इस स्टेज पे बीजेपी के साथ जाएगी। राकेश जी, वैसे लगातार हम सियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बातचीत हो रही है लगातार देश की राजनीति की, महाराष्ट्र की राजनीति की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमने देखा कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़े किए। बार बार हमने देखा कि बीजेपी के नेता कहते हैं देश विरोधी बातें करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, उसको ऐसा है जवाब कि क्वेश्चनिंग द नेशनल पॉलिसी डजंट मेक मी एंटी नेशनल। मतलब देश अलग है और भारतीय सरकार जो सरकार है वो अलग है, और सरकार में लोग होते हैं और लोग जो बैठे हुए हैं, जो प्रतिनिधि है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री हो, डिफेंस मिनिस्टर हो या विदेश मंत्री हो, इनसे तो सवाल पूछा जाएगा ना। और ये चुन के इसलिए आए क्योंकि जनता ने भेजा है, और हमें मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, हमारा काम ही ये है कि जहाँ कहीं पे भी सरकार जवाब नहीं दे रही तो उनसे सवाल उठाना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, राहुल जी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, वो ख़त्म होने के बाद 7 तारीख को शुरू हुआ, 10 को आपने ख़त्म कर दिया ऑपरेशन सिंदूर। कैसे ख़त्म हुआ? ट्रम्प साहब ने एक ट्वीट करके इसको ख़त्म कर दिया, और ट्रम्प साहब ने ऐसे नहीं किया कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से बात की, उनको समझाया वॉर दोनों देशों के लिए नुकसानदायक रहेगा इसलिए आप बंद करो, ऐसे नहीं कहा। ट्रम्प साहब किधर भी गए उन्होंने ये कहा कि मैं इंडिया और पाकिस्तान को कहा कि तुमको बहुत सारा बिजनेस दूंगा, मतलब धंधा दूंगा, आप वॉर बंद करो। और यूएस के राष्ट्रपति ये बोलने के बाद कहीं तो देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के जनता को बताना चाहिए ना कि मैंने सीज फायर जो किया वो इस कारण से किया, और इसलिए नहीं किया कि ट्रंप ने दबाव डाला। आज तक ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी के भी लोगों को पता नहीं, आरएसएस को भी पता नहीं कि जब हमारी आर्मी इतना बढ़िया कार्रवाई कर रही थी तो हम ये अचानक से सीज फायर क्यों किया। इसीलिए राहुल जी कह रहे कि आपको पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11, तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बुलाया था स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, जवाब लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। बट लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं अपोजिशन तो आपको सुनना पड़ेगी। जब चीन से युद्ध था तब हमें सेटबैक मिला था वो युद्ध में, आप जानते हैं। वाजपेयी जी ने नेहरू जी को कहा कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, नेहरू जी ने बुलाया, उनका आलोचना हुआ, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर आलोचना सहा उन्होंने और जवाब दिया जो कुछ कहना था। तो ये तो अधिकार है ना, एज ए लीडर ऑपोजिशन राहुल जी अगर प्रश्न पूछ रहे, ये उनका अधिकार है और उनको ये अधिकार देश की जनता ने दिया है और नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो क्वेश्चनिंग द नेशनल पॉलिटिक्स डजंट मेक मी एंटी नेशनल, ये उसका जवाब।
हमने देखा भी कि बहुत सारे सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, साइन वगैरह भी किया है। अभी दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी जिसमें फिर से सत्र बुलाने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। करीब 10-15 दिन पहले भी खबर आई थी कि राहुल गांधी जी ने खुद लेटर भी लिखा था कि रिक्वेस्ट करते हैं कि सेशन बुलाया जाए। तो हाँ, इसमें देखिए और एक जो है जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम तो ये मानते हैं कि ये भारत का भाग है जो पाकिस्तानी घुस के ले लिए थे। तो आज ये मौका था, इंडियन आर्मी तो अपना शौर्य दिखा रहा था, इस बार ये मौका था कि वो आप ले सकते थे। आपके आरएसएस, आपके जो पितृ संस्था है आरएसएस, वो हमेशा अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत में तो अफगानिस्तान भी होता है। मैं बोल रहा हूँ पीओके तो अपन ले सकते थे, इस समय मौका था, हम ताकतवर थे। आज पाकिस्तान का हालत इतना बुरा है, उनको खाने के वांदे हैं, और एक छोटा सा देश है वो। हमारा 2 स्टेट मिल गया, उत्तर प्रदेश और बिहार मिल गया, उससे बड़े हैं हम। जनसंख्या बोलो, जीडीपी बोलो, सब चीज़ में हम बड़े। तो आप एडवांस करके ले सकते थे, क्यों आपने वॉर को रुकाया? ये प्रश्न चिन्ह है। और इसलिए राहुल जी बार बार कह रहे कि आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए, जो नरेंद्र मोदी जी नहीं बुला रहे। दूसरी एक बात, सीज फायर होने के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, तो प्रधानमंत्री जी को शिरकत करना चाहिए था। उन्होंने अमित शाह जी को भेज दिया। अमित शाह गृह मंत्री है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, आपको जवाब देना चाहिए। और पूरे ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स है, इन्होंने शौर्य दिखाया। मगर जो हमारी सरकार है वो जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे फेलियर है। जयशंकर जो विदेश मंत्री है हमारे, वो फेलियर है। प्रधानमंत्री इसमें फेल हो चुके। क्यों? क्योंकि हमारा आज देखिए कि पाकिस्तान के साथ जब युद्ध शुरू हुआ, ईरान हो, इराक हो, अजरबैजान हो, मलेशिया हो, टर्की हो, चाइना ओपनली, ये ऐसे 10 देशों ने उनको समर्थन दिया। पर बीजेपी तो सर कह रही है कि कूटनीतिक जीत है हमारी, सारा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा है। देखो, अगर जीत होती तो समर्थन देती ना। आपको समर्थन किसने दिया? इजराइल ने दिया, जाहिर सी बात है। वो इक्विपमेंट्स हमें दे रहे, फ्रांस दे रहे, और किसने दिया? एक अफगानिस्तान ने दिया, जो तालिबान है वहाँ पे। मतलब इंडिया की परिस्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी है डिप्लोमेटिक साइड में कि आज आपको कोई खुल के समर्थन तक नहीं कर रहा। और आईएमएफ में $100 बिलियन पाकिस्तान को दिया। जिस दिन वॉर चालू था, शाम को सीज फायर हो, सुबह सुबह उनको $100 बिलियन मिलता है। आपको किसने मदद किया? एक नेबरिंग देश नहीं है। आज आप हमारा मैप देख लीजिए, जियोपॉलिटिक्स की बात करते, श्रीलंका हमारे साथ नहीं है, बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, नेपाल चाइना की तरफ जा चुका है। चाइना तो वैसे हमारा विरोधी है, पाकिस्तान विरोधी है, तो ये आजू बाजू के देश नहीं है। और जो एमपीज़ को आपने भेजा, जैसे शशि थरूर जी गए, यूएसए में गए, अपनी बात रखी, वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया ने ज़रा भी कवरेज नहीं दिया। वहाँ पे इनका जो भी भाषण हुआ वो इंडियन डायस्पोरा के सामने हुआ है, इंडियन प्रेस ने लिया है। वहाँ पे कोई इशू नहीं बना। हमने देखा ये इंटरनेशनल मीडिया में कोई बज़ नहीं बन रहा, कोई ओपनली डोनाल्ड ट्रंप तक इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। कनी मुनिक चली गई रशिया, इनको भेजा ना एमपीज़ को, वो जिस दिन आ गई अगले दिन रशिया और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया है। रशिया तो 1947 से हमारे साथ था। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान को तोड़कर एक नया देश, ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर एक नया देश का जन्म किया, बांग्लादेश। यूएस में निक्सन जैसे राष्ट्रपति थे, चिट्ठी भेजा उन्होंने धमकाते हुए। 21 दिन तक इंदिरा जी ने चिट्ठी तक ओपन करके नहीं पढ़ा। फ़ोन पे उन्होंने कहा कि हम लोग 7th फ्लीट बेच रहे, वो सबसे बड़ा उनका जंगी जहाज है जी। तो इंदिरा जी ने इतना ही बोला, हमारे इंडियन फोर्सेस आपका स्वागत करेंगे। देखिए कितना हिम्मत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश को इंदिरा जी जैसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो यूएसए को मुंह तोड़ जवाब दे सके। आज इतना बड़ा डिसीजन, आज 3 दिन में आपने ये पूरा समाप्त कर दिया, सीज फायर कर दिया, एक जवाब नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम तो छोड़ दीजिए कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस को तो बताइए क्यों आपने सीज फायर किया। क्योंकि आरएसएस के बुक में छपा हुआ, उनके छोटे छोटे बुक आते हैं प्रोपेगेंडा वाला, उसमें वो अखंड भारत बोलते हैं। अरे तो पीओके तो ले सकते थे, वो भी आपने नहीं दी। तो ये जो है, मैं बोलता हूँ इंडिया हैज़
इंडियन आर्मी हैज शोन करेज, बट इन ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट यू हैव फेल्ड। और जयशंकर जी जो विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री जो 108 देशों का दौरा कर चुके हैं और इंडियन टैक्सपेयर का इतना पैसा खर्चा हुआ है, किधर आपको सपोर्ट मिल रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है देश हित में, क्योंकि उनको 75 साल भी हुआ है और विदेश मंत्री हो और प्रधानमंत्री हो, उन दोनों को देश हित में एक अच्छा काम करना चाहिए कि अपना अपना राजीनामा देना चाहिए। जी बिल्कुल, इधर से इस्तीफा मांग रहे हैं राकेश जी। राकेश जी, आज आप समय निकाल के हमारे साथ आए, बहुत बेबाकी से तमाम मुद्दों पर बातचीत किया जो इस समय देश नहीं इंटरनेशनल नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी कई मुद्दे चल रहे हैं, उस पर हमने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आपकी स्टूडियो पे बुलाया। जी, तो राकेश जी थे जिनसे आप मुलाकात कर रहे थे। ऐसे और बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो है, हमारी कोशिश होगी कि आप तक लेकर के आएँ और जो कुछ भी खबरें आप पढ़ते हैं या जो सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं उस पर थोड़ी डिटेल से विस्तार से चर्चा की जाए। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो है वो सामने आए और इसी तरीके से हमारी कोशिश जारी रहेगी। आप देखते रहिए लगातार 4 PM। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।